हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है यार कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। ये टर्म रिप्रोडक्शन के लिए आता है ना। उनके बीच क्रॉस करने के लिए या आप कह सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन, इस तरह के एक्टिविटीज जहां पे परफॉर्म किए जाएंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या, पहले इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। Genetic improvement of the crop in order to create desired plant that give better yield and are disease resistant। मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्लांट का एक डिजायर्ड वैरायटी डेवलप करना, एक ऐसा वैरायटी डेवलप करना जिसमें क्या हो, बेटर यील्डिंग हो, यानी कि पैदावार बहुत ज्यादा हो और डिजीज रेसिस्टेंट हो, मतलब इसमें जनरली डिजीज कॉज नहीं करता हो। ठीक है, तो इस तरह के वैरायटी को डेवलप करना, बात समझ में आ रही है? यही है प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पस। प्लांट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के बीच रिप्रोडक्शन करके एक ऐसा डिजायर्ड वैरायटी डेवलप करना जो यील्डिंग भी ज्यादा देता हो, पैदावार भी ज्यादा देता हो और डिजीज रेसिस्टेंट भी हो। ठीक है, अब देखिए various steps required for developing new variety। एक नए वैरायटी को डेवलप करने के लिए, एक प्लांट का नया वैरायटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है उसे समझना है हमें। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक खेत विजिट करने गए, एक फील्ड विजिट करने गए, ठीक है, और उसमें गेहूं का प्लांट लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि उस खेत में जितने भी गेहूं होंगे सबके सब एक जैसे होंगे? नहीं, कोई गेहूं ऐसा होगा जिसका स्टेम स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका लीफ हेल्दी होगा, कुछ ऐसा होगा जिसके ग्रेन के साइज लंबे होंगे, कुछ ऐसा होगा जिसके ग्रेन के साइज छोटे होंगे, कुछ ऐसा होगा जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छा होगा, है ना। तो गेहूं के बहुत तरह के प्लांट आपको उसमें दिखाई दे देंगे। समझ में आ रही है बात? तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वहां पे वैसे कैरेक्टर वाले प्लांट को चुनना जो बेनिफिटेड है, जो फायदा है, जो जैसा हम डेवलप करना चाहते हैं अगले जनरेशन में। तो वेरिएबिलिटी का मतलब उस गेहूं के क्रॉप से, उस फसल से डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्लांट को कलेक्ट करना, जमा करना। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसा गेहूं का पौधा डेवलप करना चाहते हैं जिसका हाइट बहुत ज्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, सेमी डार्क, है ना। तो आप देखेंगे कि उस पूरे खेत में कितने ऐसे प्लांट हैं जिसका हाइट मीडियम है, आप उसे कलेक्ट कर लोगे। आप चाहते हो कि ग्रेन का साइज लंबा हो, बड़ा हो, तो वैसे ग्रेन साइज वाले जितने प्लांट होंगे उसको कलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से आपको लगता है कि जो कैरेक्टर बेहतर है उस कैरेक्टर वाले प्लांट को आप वहां से क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, ये समझ में आया फर्स्ट स्टेप। दूसरा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्ट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करना है कि वाकई ये कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है। मतलब अगले जनरेशन में हम इसको क्रॉस करके इस तरह के कैरेक्टर हम डेवलप करना चाहते हैं या नहीं कर चाहते हैं, है ना। तो कलेक्ट करने के बाद उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, उस पर विचार करना जरूरी है कि वाकई ये कैरेक्टर बेटर होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नहीं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मतलब ऐसे प्लांट को चुनना है जिसके बीच हम आगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकें, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकें। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। देखिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में ही आपको पता है, दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के बीच अगर हम क्रॉस करते हैं और उससे जो ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है अगला जनरेशन, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक प्लांट हमने लिया जो टॉल है, गेहूं का प्लांट लिया, दूसरा डॉफ है, दोनों के बीच क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या मेथड्स आते हैं इसको समझिए। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट को सिलेक्ट करना जिसके बीच क्रॉस करनी है। सेल्फिंग, पहले उसकी संख्या बढ़ानी है उस तरह के पेरेंट की। ठीक है, जैसे एक आपने टॉल स्टेम वाला या सेमी डॉफ स्टेम वाला ले लिया, आपको लगता है कि नहीं इस तरह का अगर स्टेम रहेगा तो अगले जनरेशन में वो सॉइल से कम न्यूट्रिएंट लेगा और यील्डिंग ज्यादा देगा, पैदावार ज्यादा देगा। ठीक है, तो आप उसकी पहले संख्या बढ़ाओ, सेल्फिंग, उसके बीच सेल्फ पॉलिनेशन करवा करके उसकी संख्या बढ़ाओ, तब आगे उसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज में लाएंगे। ये नहीं कि एक ही प्लांट आपको मिला और डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में लगा दिया, नेक्स्ट टाइम करना है तो क्या करोगे फिर, है ना। तो पहले उसको सेल्फिंग करवाना है, यानी कि उसकी संख्या को बढ़ा लेनी है।
इसके बाद इमैस्कुलेशन, आपको इमैस्कुलेशन का मतलब पता है, एंथर को रिमूव करना, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हटा देना, उसको क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। उसके बाद है बैगिंग, जब हम हटा देते हैं तो हम किस पर्पस से हटाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हटाया मैंने इस पर्पस से कि उसमें हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है। अगर हटाने के बाद उसको हम कवर नहीं करें तो कोई दूसरा इंसेक्ट पॉलन ग्रेन लाकर उसके ऊपर ड्रॉप कर सकता है, और ऐसे केसेस में हम जिस पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर स्प्रे करना चाह रहे थे या पहुंचाना चाह रहे थे वो नहीं पहुंचेगा, कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बैगिंग टेक्निक का मतलब उसको कवर करना, ढकना, इमैस्कुलेशन के बाद फ्लावर को कवर करना ताकि हम अपने हिसाब से पॉलन ग्रेन उसके तक पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद है टैगिंग, वहां पे टैग कर देंगे कि इसके में एस्कुलेशन किया गया, इस तरह का कैरेक्टर उसमें था, तो वो रिटन वे में टैग किया जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, हम कहीं से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके लाएंगे अच्छे से पेपर पे या फिर टेस्ट ट्यूब में, और उसको फिर कवर को हटा करके उसको पॉलिनेट करेंगे और उसके बाद उसको वापस से ढक देंगे, है ना, ताकि दूसरा कोई पॉलन ग्रेन नहीं आए। तो ये स्टेप होते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट्स दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को जब हमने क्रॉस कराया तो उससे जो नया प्लांट डेवलप हुआ उसमें दोनों का कैरेक्टर है, तो वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो सिलेक्शन ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, जो हमें अच्छा रिकॉम्बिनेंट्स मिला, दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंबाइन होने से अच्छा कैरेक्टर वाला अगर प्लांट मिला तो उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसकी जांच करनी है, टेस्ट करनी है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने प्लांट तैयार कर लिया, सारे कैरेक्टर इसमें अच्छे हैं, है ना, आपको लगता है कि यील्डिंग अच्छा होगा, डिजीज रेसिस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट बेचना चालू कर दोगे इसके सीड को? नहीं, पहले इसका क्या करेंगे, टेस्टिंग, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन वाले एरिया में, खेत में इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे इसका पैदावार करके कि वाकई इसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट बेहतर आया तब क्या करेंगे, इसको मार्केट में रिलीज कर देंगे। मार्केट में रिलीज होने के बाद क्या होगा, इसकी खेती होगी, इसका पैदावार होगा और कॉमर्शियलाइजेशन, इनकम जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये थे इंपॉर्टेंट स्टेप जो एक नए वैरायटीज को डेवलप करने के लिए जरूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, करेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, evaluation and selection of parents, cross hybridization, selection and testing of superior recombinants, testing, releasing and commercialization। देखिए इसके बाद जो है पर्पस क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का, ये तो आपने देख लिया, अच्छे वैरायटी डेवलप करना जो डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस हो और यील्डिंग ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, है ना। अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट, डिजीज को रेसिस्टेंट के डिजीज रेसिस्टेंस यानी कि उसमें डिजीज कॉज नहीं हो, इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होगा, इसमें भी इसी तरह के मेथड्स यूज में आएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड से ही बनाया जाता है या फिर जेनेटिक मेथड से ही बनाया जाता है। तो जेनेटिक मेथड के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जिक्र करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे वही ट्रेडिशनल मेथड चुनना है। जैसे मान लो कि 10 प्लांट आपने चुन लिया जो हेल्दी है, जिसमें किसी तरह का डिजीज नहीं है, उसके लीफ में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, उसके बीच क्रॉस करके और आगे हम सुपर रिकॉम्बिनेंट्स को कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है जो डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है और इसको डेवलप किया गया है, इसको विकसित किया गया है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रॉप, यहाँ वैरायटी और यहाँ रेसिस्टेंट टू डिजीज, किस डिजीज के प्रति ये रेसिस्टेंट है। देखिए पहले क्रॉप हम लेते हैं व्हीट, गेहूं के बारे में। इसका एक वैरायटी है हिमगिरी, ठीक है। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, यानी कि इस गेहूं के लीफ में जो रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग क्या होगा, वो येलोइश टाइप का हो जाएगा या ब्राउन कलर का हो जाएगा, वो पूरा ग्रीन नहीं रहेगा लीफ। बात समझ में आ रही है? जब प्लांट तैयार हुआ बनके, तो तैयार होने के बाद ना उसको क्या रहना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए लीफ को। फिर धीरे धीरे जब वो ड्राई होगा, सूखेगा, तो अगर मैच्योर हो गया तो उसको डायरेक्ट हो जाना चाहिए जिस कलर का, है ना, व्हाइट या येलो जो भी है पकने के बाद। तो लेकिन उससे पहले क्या होता है ना, उसमें इन्फेक्शंस हो जाएगा, कुछ पार्ट ग्रीन रहेगा, कुछ पार्ट जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट। इसके बाद है ब्रासिका, है ना, जैसे बंदा गोभी वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसका एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिंग, इसमें व्हाइट रस्ट, उजले कलर के धब्बे बन जाते हैं इसके लीफ में। इसी तरह से काउपी, जिसका वैरायटी जो है वो है
पूषा कोमल, है ना, इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट कॉज हो जाता है। बैक्टीरियल ब्लाइट भी उसी तरह का है, जैसे मान लो कि ये एक लीफ है, तो यहाँ पे इस तरीके से वो सूख गया, ड्राई हो गया, सही में है, बाकी पार्ट उसी तरह का है, तो इस तरीके से होता है ये। इसके बाद है चिल्ली, मिर्च के प्लांट में इसका एक वैरायटी डेवलप किया गया है, पूषा सदाबहार। इसमें क्या है, चिल्ली मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। चिल्ली मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन होने से लीफ जो है वो येलोइश तो ही जाता है, वो कर्ल हो जाता है, मुड़ जाता है ना। तो आप सोचो यार कि लीफ जब कर्ल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, वो येलोइश हो जाएगा, तो उसमें क्लोरोफिल खत्म हो गया, अब वो उतना फूड सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, तो जो चिल्ली का यील्डिंग है, पैदावार है, उस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट, यानी कि इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट प्लांट भी डेवलप किए गए हैं, है ना। इसके बारे में हम आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे क्रॉप है ब्रासिका, इसमें एक इसका वैरायटी डेवलप किया गया है पूषा गौरव, है ना। ये एफिड्स एक इंसेक्ट है जो प्लांट के यील्डिंग को बहुत, इसके पार्ट को ही कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है ना। जैसे मान लो कि जहां से बड जनरेट हो रहा है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, उसी को काट देगा, तो ऐसा होने से क्या होगा, उसका यील्डिंग कम जाएगा ना। तो एफिड्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है जो ब्रासिका का वैरायटी है पूषा गौरव, ठीक है। उसी तरह से फ्लैट बीन का दो वैरायटी है, पूषा सेम 2, पूषा सेम 3, सॉरी। इसमें जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरियर। फ्रूट बोरियर एक इंसेक्ट होता है जो फल में छिद्र बना देता है, होल कर देता है ना। तो ये सारे इंसेक्ट का असर नहीं पड़ता है इस वैरायटी पे। उसी तरीके का ओकरा या भिंडी, है ना, जिसका वैरायटी है पूषा स्वानी, इसमें सूट एंड फ्रूट बोरियर का इफेक्ट नहीं होता है। आप भिंडी में देखे होंगे उसमें छिद्र पोर बना हुआ रहता है ना, तो वो इंसेक्ट करता है, तो उसके प्रति जो है ये रेसिस्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर हम लेडीज फिंगर को, भिंडी को ना हेयरी बना दें या बहुत ज्यादा स्मूथ बना दें, चिकना बना दें किसी प्लांट के ब्रांच को, तो उस पे इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते, है ना। तो इस तरीके का कैरेक्टर डेवलप किया जाता है इसको पेस्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे भी डेवलप किए गए हैं जहां पर फूड क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है। आपको बता दूं कि एक सेकेंड, पूरे वर्ल्ड में 840 मिलियन पॉपुलेशन ऐसा है जिसको पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। वो जिस तरीके का फूड कंज्यूम करता है उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस बॉडी में या दूसरे अबनॉर्मलिटीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी फूड में बढ़ाई जाए, है ना, फूड आइटम में। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस जो है, राइस का एक वैरायटी है, चावल का एक वैरायटी है। जैसे मान लो कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप पालक खरीद सको या हरी सब्जियां खा सको, ठीक है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी बॉडी में। लेकिन गोल्डन राइस से राइस का ऐसा वैरायटी डेवलप किया गया जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है विटामिन ए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे मेज का, मक्के का भी कुछ वैरायटी डेवलप किया गया जिसमें अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ऐसे क्रॉप भी डेवलप किए गए जहां पे फूड क्वालिटी को इंप्रूव किया गया, ठीक है। ये सारी चीजों का एग्जांपल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में और उसके बाद टिश्यू कल्चर, और तब ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा।